Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good. So let's get started from our first question. Which one of the following is regarded as the very breadth of an experiment? आंसर इज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल. ठीक है कि जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड अपने साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं उस साइकोलॉजिकल मेथड में, एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एक प्रकार से हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसकी सांस कही जा सकती है उसकी, तो वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल. अगर हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से स्किप हो जाता है तो क्या होता है? हमारा एक्सपेरिमेंट ज़ीरो हो जाता है, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता. ठीक है. और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये HP टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे इस टॉपिक में से HP टेट में से तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं. सो इस वाले टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं. आज हम ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट है, when large groups of interconnected facts are considered together in a consistent way we get. अब हमने कितनी बार पढ़ा है कि ये साइंटिफिक थ्योरी है, ये नेचुरल थ्योरी है, ये चीज़ें हमें पता होती हैं. ठीक है. तो जो साइंटिफिक थ्योरी होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम एक लार्ज ग्रुप के जो फैक्ट्स होते हैं उनको इंटरकनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, आर कंसिडर टुगेदर इन अ कंसिस्टेंट वे, और एक सिस्टमेटिक वे में, और एक कॉन्टिन्यूस उनको, जो फर्स्ट फैक्ट होता है वो सेकंड से रिलेटेड होता है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड होता है, ये आप एक कंसिस्टेंट वे समझ सकते हो. सो वी गेट साइंटिफिक थ्योरी. ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति. एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टार्ट्स विद सम प्रॉब्लम्स विच हैव नो एडुकेट सोल्यूशन. ठीक है. जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसको क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आई होती हैं उनका हमारे पास एडिक्वेट सोल्यूशन होता है. एडिक्वेट होता है, एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता है. राइट. आगे है मेथड ऑफ रेटिंग ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी कॉल्ड नहीं होगा ये, मेथड ऑफ रेटिंग गिवन बाय स्टार्च. ठीक है. एंड नेक्स्ट है फर्स्ट रेटिंग स्केल डेवलप्ड बाय गाल्टन 1883 में. ये क्वेश्चंस इसको छोड़ दो आप, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, ये मैं आपको कल बता दूंगी. और नेक्स्ट है फिर, अकॉर्डिंग टू P.T. यंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सोशल यूनिट विद दैट अ पर्सन, अ ग्रुप, अ सोशल इंस्टीट्यूशन, अ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज अ केस स्टडी. कि P.T. यंग है, उनके द्वारा क्या कहा गया है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सोशल यूनिट. कॉम्प्रिहेंसिव होता है विस्तृत स्टडी किसी सामाजिक इकाई की, चाहे फिर वो पर्सन हो, ग्रुप हो, या एक सोशल इंस्टीट्यूशन. सपोज कीजिए कि कोई एक समाज का तबका है, उनका कम्युनिटी इज कॉल्ड केस स्टडी. उसको क्या कहा जाता है? केस स्टडी. विच मैथड इज बेस्ट ऑफ साइकोलॉजी. की साइकोलॉजी में जितने हमने मेथड्स पढ़े उनमें सबसे बेस्ट कौन है? एक्सपेरिमेंटल. और वो बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है वो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होता है, उसको हम लोग प्रूव करके करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, उसको वेरीफाई करके ही यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है, इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब स्टार्टेड इन 1916 एंड कैलकाटा में बनी थी, एंड सेकेंड 1923 में बनी थी मैसूर यूनिवर्सिटी में. तो ये दोनों जो हैं वो किसके द्वारा बनाई गई थी? B.N. सील के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट है, सम पीपल आर एबल टू नो एंड प्रिडिक्ट इवेंट्स लॉन्ग बिफोर अदर्स कैन. दिस प्रोसेस इज नोन एज. तो देखिए ये चीज़ है कि कुछ लोग होते हैं उनको फ्यूचर का पता चल जाता है, फ्यूचर में कोई घटना होने वाली हो तो उसको, उनको जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनसे पहले उन चीज़ों का पता चल पड़ता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्री कोग्नाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट, द साइकोलॉजिस्ट हु आर कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इन द स्कूल बाय अप्लाइंग देयर साइकोलॉजिकल नोइंग आर प्रॉपरली नोन एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. इसमें बोला है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका कंसर्न किससे होता है? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इन द स्कूल, कि
कि स्कूल में जो सीखने की एफिशिएंसी है बच्चों की, उसको बढ़ाने में, तो बाय अप्लाइंग देयर साइकोलॉजिकल नोइंग, कि जो उनकी साइकोलॉजिकल जानकारी है उसके बारे में, उसको यूज़ करके, बच्चों के ऊपर अप्लाई करके, जिनको यूज़ किया जाता है स्कूलों में, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, सो ये वाला लेसन टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दो टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन से, थोड़ी सी मीनिंग इसका एंड द डिफरेंसेस, ठीक है, यही पढ़ेंगे। तो जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो आमतौर पे हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही वर्ड समझ के प्रोनाउंस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, हम साइकोलॉजी को जानते हैं, तो साइकोलॉजी में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है। जो स्टूडेंट होते हैं उनका व्यक्तित्व विकास करना होता है, यानी उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। व्यक्तित्व में हर चीज़ आ जाती है उसकी। और जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक साइंस बोलते हैं एजुकेशन की। ठीक है, जिसकी सहायता से अगर बच्चे को उसके विकास करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसके द्वारा उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है कि जो हमारी लाइफ है ना, हमारी लाइफ जो स्टार्ट होती है, जैसे हमें पता है कि सबसे पहले बच्चा माँ के पेट में बनता है। ठीक है, फिर बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है और लास्ट तक बूढ़ा होके फिर से मर जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, विकास होता है ये। ठीक है, लेकिन जो वृद्धि होती है हमारे पास, वो इसका एक पार्ट आता है। ठीक है, और ये कितनी डिफरेंट सी बात हो जाती है हमारे लिए कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये डिफरेंस है भी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, या हमारे शरीर में, या हमारे सोसाइटी में, या हमारे आसपास कि कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो ग्रोथ में आएंगे या डेवलपमेंट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। दोनों शब्दों को बिना भेदभाव के किसी पर्यायवाची जैसे एक दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम वृद्धि को विकास और विकास को वृद्धि, इनके पर्यायवाची के जैसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास ये दोनों शब्द किसी भेदभाव किए बिना पर्यायवाची रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी तो दोनों ये प्रकट करते हैं कि जब गर्भाधान होता है, जब बच्चा माँ के पेट में धारण हुआ होता है, ठीक है, के समय किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना परिवर्तन आया है। ठीक है, इस प्रकार जो परिवर्तन की प्रोसेस होती है, चेंज की प्रोसेस होती है वातावरण की शक्तियों में, इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि अगर हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो हम नहीं जान पाएंगे कि जो हमारा इवोल्यूशन है वो डेवलपमेंट था या ग्रोथ था। ठीक है, और जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके डिफरेंट पहलू होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सभी जो होते हैं, इन सब का सब ओर से वृद्धि भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट में आएंगी और जो कम है वो ग्रोथ में आएंगी, ऐसा नहीं होता है। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एक टाइम तक बढ़ते हैं, हर एक चीज़ बढ़ती है, चाहे फिर वो आपका फिजिकल हो, फिर मेंटल हो, सोशल हो। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस पर आते हैं। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों के कारण व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, वृद्धि का अर्थ शारीरिक परिवर्तन, यानी जो हमारे शरीर में चेंज आते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम सब बहुत छोटे से होते हैं हमारा वेट बहुत कम होता है, धीरे धीरे हम इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, हमारा वेट कम हो जाता है और हमारी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है ना। और वेट एज कम्पेयर टू जब हम छोटे होते हैं उस टाइम से तो इंक्रीज हो रहा होता है। सपोज कीजिए आप कभी बीमार हो गए तो आपका वेट घट गया, ठीक है, फिर से आप नॉर्मल हो गए, हेल्दी हो गए तो वो बढ़ गया, यानी कि वो क्या हो रहा है, एक नंबर दिखा रहा है आपको कि आप उसको मेज़र कर सकते हो। ठीक है,
जैसे आपकी ऊंचाई हो गई, वेट हो गया, ये चीज़ इसमें आती है। नेक्स्ट आता है विकास का अर्थ, कि गुणात्मक परिवर्तन होता है इसमें जो था वो शरीर से रिलेटेड परिवर्तन ही होता है, लेकिन इसमें गुणात्मक होता है। जैसे कि जो बच्चा है उसका कार्यकुशलता का विकास, जब बच्चा छोटा सा है तो उसको बोलना नहीं आता है, ठीक है, जैसे धीरे धीरे वो कंटिन्यूस कोशिश करता रहता है। अब एक टाइम आता है कि वो कंटिन्यूस फ्लो में बोलना शुरू कर देता है, तो यानी कि बालक का विकास अच्छे से हो रहा है। उसकी कार्य क्षमताओं का विकास, यानी पहले वो एक लेटर लिखता था, ठीक है। कार्य क्षमताओं का विकास हम कैसे समझेंगे कि पहले वो मान लो इंग्लिश का एक लेटर ए ही लिखता था, 2 साल के बाद वो एक लाइन लिखना शुरू कर देगा, दैट मीन्स कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। और उसका व्यवहार में सुधार, जो उसके व्यवहार में सुधार होगा वो भी इसमें इंक्लूड होता है। आगे आता है अंतर, कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा के आधार पर क्या अंतर होता है ये देखते हैं। शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि कहलाते हैं, ठीक है। कि शरीर और व्यवहार, अब बच्चा पैदा होते ही अपना व्यवहार तो एकदम से चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है तो सबसे पहले जो मेन चेंजेस होते हैं वो उसके शरीर के ही नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। तो जब उसके शरीर के चेंजेस ही नोटिस किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अभिवृद्धि। और मुनरो ने ये डेफिनेशन दी थी हमारे पास, फ्रैंक ने, और दूसरी मुनरो के द्वारा दी गई है। ये परिभाषा है आपकी विकास की, कि विकास वह अवस्था है जिसमें बालक के माता द्वारा गर्भाधारण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ठीक है। कि बच्चा जब से अपनी माँ के पेट में होता है तब से लेके जब तक प्रौढ़ावस्था के टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, तब तक उसके अंदर उसके व्यवहार में जितने भी चेंजेस आते रहते हैं, है ना, तो वो हमारे विकास के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऐसे इसके डिफरेंस के डिस्कस कर लेंगे, कि जो वृद्धि होती है वो परिमाण संबंधी परिवर्तन के लिए यूज होती है, और जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन के लिए। ये हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ लिया हुआ है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसका शेप, साइज, उसका वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, तो ये हम वृद्धि में लेते हैं, ठीक है। दूसरा आता है गुणात्मक परिवर्तन के लिए। जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन हम कैसे समझते हैं कि विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल सिर्फ इन चीज़ों को मेजर ही नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहार में भी जितने परिवर्तन होते हैं, उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, ये सारी चीज़ें भी विकास में इंक्लूड होती हैं, इसलिए इसको गुणात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है संपूर्ण विकास प्रक्रिया का चरण, की जो वृद्धि है, वृद्धि जो ग्रोथ है दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, की ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो संपूर्ण चेंज जो बच्चे में आती है वो हम समझ सकते हैं उसको, ठीक है, उसको वो प्रकट करता है। और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं है, ये लाइफ टाइम नहीं चलती है, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वृद्धि है वो एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का चरण है। विकास के परिमाण और तादाद संबंधी पक्षों के परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, वृद्धि, ठीक है। यानी कि विकास का वो पार्ट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो आता है विकास के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, कि जो विकास शब्द है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है, वो बहुत विस्तृत शब्द है। तो जो वृद्धि है वो इसका सिर्फ एक पार्ट है, ये व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है, जिनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपके पास आता है परिपक्वता ग्रहण करने के साथ समाप्त हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो तब तक ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। जब जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं तो ग्रोथ फिनिश हो जाती है ऑलमोस्ट, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। एक आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास किए दृष्टिगोचर हो जाते हैं, वो दिखाई देने लग जाते हैं और उनको अच्छे तरह से मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो विकास शब्द है उसमें जो कार्य क्षमता है बच्चे की, उसकी कार्य कुशलता है, व्यवहार है, और उसमें आने वाली जितनी भी क्वालिटेटिव चेंजेस हैं उन सबको वो प्रकट करता है। और ये चेंजेस जितने भी आती हैं उनको एक प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम उनको माप नहीं सकते हैं,
ठीक है। अब किसी का व्यवहार चेंज हो रहा है तो आप उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, लेकिन उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी ओर एक चीज़ और है कि जो विकास है वो वृद्धि के बिना संभव नहीं हो सकता है। वो कैसे कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार, भार समय के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है, उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता में प्रगति कॉन्टिन्यूअस होती है ना। तो कई बार ये चीज़ें क्रिटिसाइज भी हो जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कि मानव जीवन के सामाजिक, अब इंसान की लाइफ है उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं उनको 4 वर्गों में रखा गया है। वो है आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण लुप्त होना और नए लक्षण प्रकट होना। चेंज इन साइज, चेंज इन रेशियो, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। कि किस प्रकार से बच्चे के आकार में परिवर्तन हो रहा है और उसकी जो रेशो है उनमें किस प्रकार, जो अनुपात है उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, और जो पुराने लक्षण, जो उसमें पुराने कोई आदतें थी, लक्षण थे, वो कैसे विलुप्त हो रहे हैं, और जो नए उसके लक्षण हैं वो किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं मिसेस हरलॉक की जो विचार के द्वारा जिन्होंने 4 वर्गों में इसको डिवाइड किया है उस पार्ट में। तो कल हम विकास और वृद्धि के कुछ, इसके विकास के हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कल, और कुछ इसके एस्पेक्ट्स और भी हैं वो पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे थोड़ी सी, और बस फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।